हेलो 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 दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम जैसे कि आपको 25 पेज नंबर तक हम पढ़ा चुके थे, यानी कि इस वीडियो को हम कवर करेंगे 26 पेज नंबर से। तो 26 पेज नंबर पर हमारा है हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन क्या होते हैं। इस प्रकार के वन लाहुल, किन्नौर, सिक्किम, हिमालय के अन्य भागों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, साथ ही ओक, मेपल, राख जैसी चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। देवदार, जूनिपर, देवदार और चिलगोजा के वृक्ष भी यहीं पाए जाते हैं। ओके। उप पर्वतीय वन कौन से होते हैं? उप पर्वतीय वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर के बीच फैले हुए हैं। पश्चिमी हिमालय में वनस्पति में मुख्य रूप से जूनिपर, होडोडेंड्रॉन, बिलो और काले रंग के किशमिश पाए जाते हैं। यानी काले रंग के किशमिश मिलते हैं, यहीं पे पाए जाते हैं उप पर्वतीय वनों में। पूर्वी भागों में लाल देवदार पाया जाता है, काले जूनिपर, सिनोवार के पेड़ और लर्च आमतौर पर इस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता के कारण इस कारण से लकड़ी पश्चिम की तुलना में अधिक पाई जाती है। कई प्रजाति के रोडोडेंड्रॉन अन्य भागों में पहाड़ियों को आच्छादित करते हैं। उच्च वो नम उप पर्वतीय झाड़ियाँ कौन सी होती हैं? हिमालय किनारे, ठीक है, म्यांमार सीमा के साथ ऊंची पहाड़ियों पर ये सभी प्रकार के नमी वाले उप पर्वतीय झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या है? म्यांमार की सीमा के पास ऊंची पहाड़ियों पर। इसमें कम झाड़ियाँ, घने सदाबहार वन जिसमें मुख्यतः रोडोडेंड्रॉन और सनोवर का पेड़ शामिल है। काई और फर्न जमीन के दरारों को ढकते हैं। इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है। ठीक है, कहाँ पे? उप पर्वतीय नम झाड़ियों वाले जगह पे। सूखे उप पर्वतीय झाड़ियाँ कौन सी होती हैं? ये देखो, सूखे अल्पाइन के लगभग 3000 मीटर से लेकर 4900 मीटर तक ही पाई जाती हैं। बौने पौधे मुख्य रूप से काले धूपचंदन यानी कि सूखे धूपचंदन, जुनिपर, मधुचूस और बिलो यानी कि बेंत की तरह एक पतली चमकदार वाली लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, उसको बिलो कहते हैं। अब कहते हैं बिलो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये इधर ही पाए जाते हैं, अल्पाइन की तरफ। मुख्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं? घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी घास, ऐसा स्थल जहाँ पे घास पाई जाए, उस पारिस्थितिक तंत्र को कहाँ होता है या क्या है, उस टाइप के बारे में जानेंगे। जहाँ वर्षा लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, जिस जगह पर, वहाँ ये पाई जाती है। एक जंगल का पारिस्थितिकी के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु रेगिस्तान की परिस्थिति में उच्च है ये, इस अकॉर्डिंग। वनस्पति संरचनाएं आमतौर पर समशीतोष्ण जलवायु के समान पाई जाती हैं। भारत में ये मुख्य रूप से उच्च हिमालय पर पाई जाती हैं। शेष भारत के घास के मैदान मुख्य रूप से स्टेपेज और सवाना से मिलकर बने होते हैं। रेतीले और खारे मिट्टी के बड़े क्षेत्रों को स्टेपेज संरचनाएं बहुतायत में हैं। पश्चिमी राजस्थान में जहाँ जलवायु अर्धशुष्क है, वहाँ पाया जाता है ये घास के पास के मैदान। ठीक है, स्टेपेज और सवाना के बीच यह मुख्य अंतर होता है। ठीक है, स्टेपेज में सभी घास केवल गीले मौसम के दौरान उगती हैं स्टेपेज में, जबकि सवाना घास के में जो मोटे तौर पर घास से बड़े होते हैं थोड़े से, जो न केवल गीले मौसम के दौरान बढ़ते हैं बल्कि छोटी सी पुनर्वृद्धि भी शुष्क मौसम में होता है, यानी कि इसकी थोड़ी सी वृद्धि शुष्क मौसम में भी हो जाती है। अब घास स्थल के प्रकार कौन से होते हैं, मतलब घासों के बारे में पता कर रहे हैं यहाँ पे। घासों के स्थान के प्रकार कौन से हैं? जैसे कि अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया, इसमें उत्तर में गुजरात, राजस्थान, अरावली को छोड़कर, लेकिन क्योंकि अरावली पे ऊंचाई पर जाएगी, वहाँ घास नहीं होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब आदि शामिल हैं। कहाँ पे? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में घास के मैदान। स्थलाकृति पहाड़ियों की चोटी और रेत की टीलों से टूट गई। स्थलाकृति इसकी रेत और पहाड़ियों से टूट जाती है, वरना तो लंबे में होते हैं। सेनेगल, खेर, मदार, तरवड़, खेजड़ी तो आपको पता है राजस्थान में होता है। पीलू, जंगली बेर जो सवाना प्रक्षेप को झाड़ीनुमा बनाते हैं।
शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र कौन से होते हैं? यह प्रायद्वीपीय भारत की तरफ होते हैं, नीलगिरी को छोड़कर। कटीली झाड़ियों में दंत धावन, छुई मोई, लज्जावती, बेर और कभी कभी वज्र कंटक, मांस रोहड़ी और अन्य पर्णपाती प्रजातियों के पेड़ कम होते हैं। सेहिमा बजरी पर अधिक प्रचलित है, शायद 27% ढकती है। डाइचैथियम स्तर की मिट्टी पर पनपता है, 80% जमीन को ढक सकता है। ये शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है नम उप आर्द्र क्षेत्र कौन से हैं? यह उत्तर भारत में गंगा के जलोढ़ मैदान को कवर करता है। स्थलाकृति स्तर निम्न स्तरीय एवं बीमारू है। दूब घास यहाँ पाई जाती है और संक्रमण क्षेत्रों में ये पाया जाता है। संक्रमण क्षेत्र कौन से होते हैं? सामान्य तौर पर पाए जाने वाले पेड़ और झाड़ियाँ बबूल, अरेबिका, धौरा का पेड़, लाटिफोलिया, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, फेनिस सिल्वेस्ट्रियस, जिजीफस, इस टाइप की पाई जाते हैं पेड़, ठीक है, और इस टाइप की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कुछ को बोरासस द्वारा बदल दिया जाता है, विशेष रूप से सुंदरबन के सवाना में ताड़ से। बड़े साइंटिफिक नाम है। यह आर्द्र पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि नम असम हो गया, मणिपुर हो गया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे नम उपवन नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सवाना की पहचान आर्द्र वनों से होती है, जो झूम की खेती और भेड़ चराई के कारण होती है। सवाना की पहचान कहाँ से होती है? आर्द्र वनों से होती है। भारतीय घास के मैदान और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, केंद्रीय शुष्क के अनुसंधान जोधपुर। अच्छा, घास के मैदान और चारा अनुसंधान कहाँ है? घास के मैदान हो गए, देखो घास के मैदान और चारा अनुसंधान झांसी में हो गए, ये फैक्ट का वाला क्वेश्चन हो गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में हो गया। ये दो हो गए फैक्चुअल जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि वनडे एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। बाकी तो अब ये हो गए। आग की भूमिका क्या होती है? आग की भूमिका क्या होती है? आग की क्या भूमिका होती है? देखो, घास के मैदान के प्रबंधन में आग की महत्वपूर्ण भूमिका है। नम परिस्थितियों में आग पेड़ों के स्थान पर घास को प्राथमिकता देती है, जबकि शुष्क परिस्थितियों में रेगिस्तानी झाड़ियों के बढ़ने से रोकने के लिए घास के मैदान के बनाए रखने के लिए अक्सर आग लगाना आवश्यक होता है। यानी कि आग लगाई भी जाती है। बताओ, आग की भूमिका होती है यहाँ पे घास के मैदानों को कंट्रोल करने के लिए, और कहाँ होनी चाहिए कहाँ ना होनी चाहिए उसको रोकने के लिए आग लगाई जाती है। जलने से चारा की पैदावार बढ़ती है। जलने से सिनोडोन डाउटाइलोन इसका उदाहरण है। अच्छा, आग जलने से घास के मैदानों का यानी कि उसका लेवल बढ़ जाता है। रेगिस्तान का पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? अब कोई पूछे कि रेगिस्तान में क्या मतलब तरीका होता है घास या वहाँ की जलवायु क्या होती है, तो देखो 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रेगिस्तान बनते हैं, जैसे राजस्थान में। कभी कभी गर्म क्षेत्रों में जहाँ अधिक वर्षा होती है, लेकिन वार्षिक चक्र असमान रूप से वितरित होते हैं। मध्य अक्षांश में बारिश की कमी अक्सर स्थिर उच्च दबाव क्षेत्रों के कारण होती है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में रेगिस्तान अक्सर वर्षा छाया में रहते हैं। यही वह जगह है जहां ऊंचे पहाड़ समुद्रों की नमी को रोक सकते हैं। जलवायु इन जैव क्षेत्रों को ऊंचाई अक्षांश द्वारा संशोधित किया जा सकता है। भूमध्य रेखा से अधिक दूरी पर रेगिस्तान भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास ठंडे और गर्म होते हैं। चूंकि पानी की बड़ी मात्रा सिंचाई प्रणाली से गुजरती है, इसीलिए नमक को पीछे छोड़ दिया जाता है, जो धीरे धीरे वर्षा तक जमा हो जाता है, जब तक कि वे सीमित नहीं हो जाते।
जब तक कि इस कठिनाई से बचने के लिए साधन तैयार नहीं किए जाते, तब तक ये सब किया जाता है। अब रेगिस्तान का पारिस्थितिक देख लिया। तापांतर, ओ सॉरी रूपांतर। अब रूपांतर क्या हो गया? ये पौधे निम्नलिखित तरीकों से पानी का संरक्षण करते हैं। कैसे करते हैं देखो, ये ज़्यादातर झाड़ियाँ हैं जो पानी का संरक्षण करती हैं। पत्तियाँ या अनुपस्थिति पर आकार में कम होती हैं, मतलब तो झाड़ी रूपी हो जाती हैं, इनका आकार कम हो जाता है। पत्तियाँ के तने रसीले और पानी का भंडारण होता है इनके तनों में। कुछ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए तने में क्लोरोफिल भी होता है, यानी हरे रंग के तने भी हो सकते हैं। जड़ तंत्र अच्छी तरीके से विकसित और बड़े क्षेत्रों में फैला होता है, मतलब यानी कि पेड़ के जस्ट थोड़ा सा नीचे ही जड़ें हैं, वो बहुत बहुत दूर तक फैली होती हैं, जिससे पानी को लेके आ सकें या पानी को कंट्रोल कर सकें। वार्षिक वृक्ष जहाँ भी मौजूद होते हैं वे केवल कम वर्षा के मौसम में अंकुरित होते हैं, खिलते हैं और प्रजनन करते हैं, और गर्मियों और सर्दियों में नहीं करते। ये वर्षा के टाइम पे ही प्रजनन या संकुचन करते हैं, जो भी है। जानवरों में शारीरिक और व्यवहारिक रूप से रेगिस्तान की स्थिति के अनुकूल होते हैं। वे तेज धावक होते हैं, जैसे कि ऊंट। ऊंट रेत में अच्छे से भाग सकता है। ये दिन के समय सूरज की गर्मी से बचने के लिए आदत से निशाचर होते हैं, रात में चलते हैं। ये वे केंद्रित मूत्र को उत्सर्जित करके पानी का संरक्षण करते हैं। पशु पक्षियों के शरीर को गर्म जमीन से दूर रखने के लिए आमतौर पर लंबे पैर होते हैं उनके। अच्छा, ये पहचान है जो रेगिस्तान में पशु पक्षी इस टाइप के लोग रहते होंगे, उनका ये नहीं कि ज़मीन से थोड़े से छोटे छोटे पैर हैं, जो कि गर्मी उन्हें ज़्यादा लगेगी फिर तो तपने, इसलिए ऊंचे ऊंचे होते हैं। जैसे आपने देखा ऊँट, ऊँट के पैर बहुत लंबे होते हैं। छिपकलियाँ ज़्यादातर कीट भक्षी होती हैं, कई दिनों तक बिना पानी की रह सकती हैं। शाकाहारी जानवरों को उन बीजों से पर्याप्त पानी मिल जाता है जिसका वो सेवन करते हैं। एक मुख्य रूप से स्तनधारी के लिए रेगिस्तान अनुकूल नहीं है, जैसे कि सांप वहाँ नहीं हो सकते, मतलब होते होंगे लेकिन उस टाइप के लिए बहुत दिक्कत होती है। गर्मी में सांप रह थोड़ी पाएगा वहाँ पे। भारतीय रेगिस्तान या थार रेगिस्तान, जो कि गर्म रेगिस्तान होता है, इस प्रकार के जलवायु में अत्यधिक सूखा, वर्षा का कम होना और अनियमित होना होता है। यानी कि पता है कि जुलाई अगस्त में बारिश होनी है तो वहाँ पे भी होगी, वो कभी भी हो सकती है। वैसे तो उत्तर भारत की सर्दियों की बारिश शायद ही कभी इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, यानी कि उत्तर भारत की सर्दियों की बारिश जो होती है वो इधर नहीं आती। बारिश के टाइम पे बारिश होगी वहाँ पे, ये नहीं असहमत वाली, जैसे यहाँ पे यूपी की तरफ, यूपी बिहार इधर सर्दियों में भी बारिश हो जाती है। रेगिस्तानी पौधों को दो मुख्य समूहों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं? बारिश पर सीधे निर्भर करता है और वे भूमिगत जल की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं। पहले समूह में दो प्रकार के होते हैं, क्षणभंगुर और बारिश, यानी कि 12 मासी वाली जो बारिश होती है वो। क्षणभंगुर नाजुक वार्षिक, जाहिर तौर पर किसी भी शुष्कतानुकूली से मुक्त है। पतला उपजी और जड़तंत्र अक्सर बड़े फूल होते हैं। वे बारिश के लगभग तुरंत बाद दिखाई देते हैं। फूलों और फलों को अविश्वसनीय रूप से कम समय में विकसित करते हैं, जैसे ही मिट्टी की सतह पर परत सूख जाती है और मर जाती है। बारिश के मौसम के दौरान बारिश 12 मासी जमीन के ऊपर दिखाई देती है, लेकिन यह एक 12 मासी भूमिगत तना है। अब दूसरा समूह क्या होता है? भूमिगत जल की उपस्थिति पर निर्भरता। उसके क्या फीचर्स हैं देखो। अब तक स्वदेशी पौधों की सबसे बड़ी एक अच्छी तरह से विकसित जड़ तंत्र के माध्यम से जमीन की सतह से नीचे गहरे पानी को अवशोषित करने में सक्षम है, जिसमें से मुख्य हिस्सा आमतौर पर एक पतला असाधारण लंबाई के बूडी टैप रूट से युक्त होते हैं, जो पानी पर निर्भर करते हैं, उस टाइप की रूट होती है उनकी। ठीक है। आमतौर पर विभिन्न शुष्कतानुकूली शुष्कता
नुकूली शुष्कतानुकूली का उपयोग कम पत्तियों, घने बालों की तरह वृद्धि, रसीलापन, मोम के लेप, मोटी झल्ली, संरक्षित रंध्र आदि के लिए किया जाता है। ये सभी बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए होता है। जैसे कि पत्तियों पर थोड़ा सा चिकनाहट रहेगी, मोम टाइप का ऊपर कोटिंग टाइप की रहेगी, जिससे कि बाष्पोत्सर्जन कम होगा, या जड़ों में भी उस टाइप की होगी। और समझ रहे हो ना, तो ये जो भूमिगत जल से निर्भर करते हैं उस टाइप के पौधों में ये सब दिक्कत मतलब फीचर होते हैं। पशु वर्ग, पशु कैसे होते हैं वहाँ के? यह करिश्माई पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भारत के कुछ सबसे शानदार घास के मैदान अभ्यारण्य का घर है। करिश्माई पक्षी और ग्रेट इंडियन बस्ट के लिए स्तनपायी जीवों में काला हिरण, जंगली गधा, चिंकारा, केराकल, सैंड ग्राउंज और रेगिस्तानी लोमड़ी खुले मैदानों, घास के मैदानों और खारे अवसादों में रहते हैं। फ्लेमिंगो का घोंसला मैदान और एशियाई जंगली गधा का एकमात्र ज्ञात आबादी ग्रेट राम गुजरात के दूरदराज हिस्सों में स्थित होता है। यह क्रेन और फ्लेमिंगो द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रवासी रास्ता है। थार के रेगिस्तान की कुछ स्थानिक वनस्पतियों की प्रजातियों में कैलिगोनम, पॉलीगोनोइड्स और इस टाइप की मतलब चीज़ें पाई जाती हैं। पढ़ लो। टुंड्रा रेगिस्तान और शीतोष्ण रेगिस्तान कौन से होते हैं? टुंड्रा रेगिस्तान और शीतोष्ण रेगिस्तान एक होते हैं। यह ठंडे रेगिस्तान भारत के ठंडे रेगिस्तान में लद्दाख, लेह, कारगिल, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी और उत्तरी उत्तरांचल सिक्किम के कुछ हिस्से शामिल हैं इसमें, टुंड्रा रेगिस्तान और शीतोष्ण रेगिस्तान में। ओके। ओक, देवदार, संटी, रोडोडेंड्रॉन यहाँ पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण पेड़ हैं और झाड़ियाँ हैं। प्रमुख जानवरों में याक, बौना गाय और बकरियाँ शामिल हैं। गंभीर स्थिति जो शुष्की होती है वो शुष्क वायुमंडल होता है वहाँ का। औसत वार्षिक वर्षा 400 mm से कम होती है। मिट्टी का प्रकार रेतीले से रेतीले दोमट और मिट्टी का पीएच उदासीन से थोड़ा सा क्षारीय है, यानी कि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा पीएच उसका 7 से ज़्यादा होता है थोड़ा सा। और मृदा पोषक तत्व क्या होते हैं? खराब कार्बनिक पदार्थ और कम जल धारण क्षमता, यानी चिकनी मिट्टी नहीं होगी, जल धारण क्षमता कम होती है वहाँ की। अब जैव विविधता क्या है वहाँ की? ठंडे रेगिस्तान अत्यधिक आक्रामक, दुर्लभ, लुप्तप्राय जीवों का घर होता है। मतलब जहाँ पे जीव जंतु अगर दुर्लभ हो रहे होंगे, यानी बहुत कम देखने को मिलते होंगे, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि एशियाई इबेक्स, तिब्बती अर्गाली, लद्दाख उरियाल, भारत तिब्बती एंटीलोप और तिब्बती गजल, जंगली याक, हिम तेंदुआ, भूरा भालू, तिब्बती भेड़िया, जंगली कुत्ता, तिब्बती जंगली गधा, बुली हैरे, ब्लैक नेकड़े क्रेन आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मरुस्थलीय से लड़ने के लिए अभी समय के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने 2000, 2002, 2006, 2010 में UNCCD को चारा राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंपी थी। किसको सौंपी थी? UNCCD को भारत ने 2010 में सौंपी थी उस टाइम पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी करते रहना, ठीक है? तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें, वरना इतनी लंबी वीडियो ना। इसमें प्रमुख कार्यक्रम क्या होते हैं? वर्तमान में लागू किए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों का समापन किया जाता है। कौन कौन से कार्यक्रम है वो ये देख लो। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि IWMP, राष्ट्रीय वनीकरण NAP, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो NAP शॉर्ट फॉर्म हो गई।
ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन GIM, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रामीण योजना मनरेगा भी इसके लिए है। नदी घाटी परियोजना बाढ़ प्रवण नदी के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण। वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलग्रहण विकास योजना डेजर्ट डेवलपमेंट DDP। चारा भंडारण चारा विकास योजना घटक, जिसमें ग्रास रिजर्व, कमांड एरिया और डेवलपमेंट एवं वाटर मैनेजमेंट आदि शामिल हैं इस टाइप में। ठीक है, इस टाइप के प्रबंधन या कार्यक्रम होते हैं। अब तीसरा अध्याय हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो तीसरे अध्याय में क्या है, जलीय पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। जलीय पारिस्थितिकी हमारे इंडिया की या हमारे विश्व की क्या है और किस किस चीज़ों मतलब क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो सब चीज़ें देखने वाले हैं। जलीय पारिस्थितिकी के बारे में क्या ही है, ताजे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र क्या ऐसा होता है वो देखो। ताजे पानी शरीर में नमक सामग्री बहुत कम होती है। ताजे पानी की ताजे शरीर में नमक सामग्री बहुत कम होती है, यानी कि उसमें नमकीन पदार्थ कम होते हैं, जैसे समुद्र में होते हैं। समुद्र का समुद्री हो गया, वहाँ पे नमक ज़्यादा होता है। तो ताजे पानी में ऐसा नहीं होता है। जैसे तालाब हो गए, झीलें हो गई, ताल, झरने, धाराएं, नदियाँ, इनमें कम होता है। ठीक है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, समुद्र के पानी के बराबर या उससे ऊपर नमक एकाग्रता को जल निकाय यानी कि 35 ppt या इससे ऊपर, जैसे कि उथले समुद्र और खुला महासागर, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। खारा पानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इन जल निकायों में 5 से 35 ppt के बीच नमक होता है, जैसे मोहाना, रेहे, दलदली। ठीक है, अब कोई कह दे कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा क्या सिस्टम होता है, तो ताजे पानी का कितना होता है, 5 ppt से कम। समुद्र में 35 ppt से ऊपर, और खारा पानी में 5 से 35 ppt के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। जलीय जीव कौन से हो गए, जलीय जीवों को उनके ठौर ठिकानों और इन क्षेत्रों को पार करने की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उनकी जीवन रूप या स्थान के आधार पर 5 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आसक्त जीव, ये अनासक्त जीव हैं, न्यूटन। ठीक है, ये अनासक्त जीव हैं जो हवा पानी के अंतराफलक जैसे तैरते पौधे आदि पर रहते हैं। कुछ जीव अपना अधिकांश जीवन पानी के अंतराफलक जैसे लंबपाद जल कीट के ऊपर बिताते हैं, जबकि अन्य अपना अधिकांश समय हवा पानी के अंतराफलक के बीच ही बिताते हैं। अपना अधिकांश भोजन पानी के भीतर ही प्राप्त करते हैं, जैसे झींगुर, बैक तैराक यानी बैक स्विमर्स। ये पहला हो गया था। दूसरा, परिपादपी जीव कौन से होते हैं, ये वे जीव होते हैं जो नीचे कीचड़ के ऊपर उभरे जड़ वाले पौधे, यानी कि जो परिपादी जीव कौन से होते हैं, जो कीचड़ के ऊपर उभरे हुए जड़ वाले पौधे या पौधों के तने और पत्तियों से जुड़े रहते हैं, जैसे कि अब्रंत शैवाल और उनके जानवरों का समूह परिपादी जीव होते हैं, यानी पेरीफाइटोन कह सकते हो। प्लवक क्या होते हैं, यानी प्लांक्टन। इस समूह में सूक्ष्म पौधों जैसे शैवाल और जानवर जैसे कड़े खोल वाला जलजीव और प्रोटोजोआ सभी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले शामिल हैं प्लवक में, सिवाय कुछ तेज गति से पानी में बढ़ने वालों को छोड़कर। प्लवक की स्वचालित शक्ति सीमित है, जिसमें उनके वितरण को नियंत्रित किया जा सके, मोटे तौर पर धाराओं द्वारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। चौथा है तरणशील, नेक्टोन। इस समूह में वे जानवर होते हैं जो तैराक हैं, तैर सकते हैं। तरणशील अपेक्षाकृत बड़े और शक्तिशाली होते हैं।
क्योंकि उन्हें पानी की धाराओं को पार करना पड़ता है, वो शक्तिशाली होते हैं, उनको कहते हैं तरणशील नेक्टोन, जैसे बड़ी बड़ी मछलियां हो गई। नितल जीव समूह, नितल जीव समूह क्या होते हैं? नितल जीव समूह वे जीव होते हैं जो द्रव्यमान के तरल में जल द्रव्यमान के तल में तैरते हैं। ठीक है। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अच्छी तरह से विकसित नितल जीव समूह होते हैं। कारक कौन कौन से होते हैं? कारक हैं जलीय आवास की उत्पादकता को सीमित करने वाले कारक। कौन से होते हैं? सूर्य का प्रकाश, पानी की गहराइयों के नीचे से गुजरते हुए सूर्य की रोशनी का तेज कम होती जाती है। जितनी गहराई में प्रकाश एक झील में प्रवेश करता है, उसी पौधे के वितरण की सीमा निर्धारित करता है। प्रकाश प्रवेश और पौधों के वितरण के आधार पर उन्हें प्रकाशिक और अप्रकाशिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये सूर्य का प्रकाश होगा कारक में। प्रकाशीय क्षेत्र क्या होते हैं? यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की ऊपरी परत है। प्रकाशीय तंत्र ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की ऊपरी परत है, जहां तक प्रकाश प्रवेश कर जाता है और जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण गतिविधि सीमित है। इस क्षेत्र की गहराई पानी की पारदर्शिता पर निर्भर करती है। मतलब यह क्षेत्र उतनी दूर तक जा सकता है अगर पानी साफ कितना है। ठीक है। प्रकाशिक क्षेत्र प्रकाश युक्त तो आमतौर पर अच्छी तरह विकसित भाग है जो झील की सतह से नीचे की ओर फैलता है, जहां प्रकाश का स्तर सतह पर इसका 1% होता है। अप्रकाशिक क्षेत्र कौन सा होता है? ये देखो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की निचली सतह जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा वो अप्रकाशित हो जाएगा। जहां प्रकाश का प्रवेश और पौधों की वृद्धि अप्रकाशिक क्षेत्र में प्रतिबंधित है। ठीक है। केवल श्वसन गतिविधियां जहां होती हैं। अप्रकाशिक क्षेत्र को झील के नीचे के साहिल और प्रकाशिक क्षेत्र के नीचे स्थित किया जाता है, जहां प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का स्तर बहुत कम होता है। इस गहरे धुंधले क्षेत्र को प्रचुर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। विघटित ऑक्सीजन जलीय क्षेत्र में या जलीय पारिस्थितिकी में क्या होता है? ऑक्सीजन वायु जल अंतराफलक के माध्यम से और प्रकाश संश्लेषक द्वारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करती है। वजन में 10 भाग यानी कि उसका 10% प्रति मिलियन ऑक्सीजन की औसत एकाग्रता होती है। घुलित ऑक्सीजन वायु जल अंतराफलक के माध्यम से और जीवों के श्वसन के माध्यम से जल निकाय से बच जाता है। पानी में बरकरार ऑक्सीजन की मात्रा तापमान में भी प्रभावित होती है। तापमान ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन यानी बाष्पीकरण हो जाएगा, तो मुझे लगता है ऑक्सीजन कम हो जानी चाहिए। मतलब ऑक्सीजन की उसकी परसेंटेज पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, यानी कि उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा तापमान से। सीमित करने वाले कारक कौन से होते हैं? पारदर्शिता और तापमान। ठीक है। पारदर्शिता का है, पारदर्शिता प्रकाश के वेग की सीमा को प्रभावित करती है, जैसे मिट्टी का पादप प्लवक आदि जैसे निलंबित जल यानी कण पानी को अशांत बनाते हैं। नतीजन यह एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रकाश के प्रवेश और प्रकाश संश्लेषण गतिविधि की सीमा को सीमित करता है। यानी प्रकाश ट्रांसपेरेंसी पर डिपेंड करेगा ना, कि या तो साफ पानी होगा तो अंदर तक चला जाएगा, वहाँ प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा पानी के अंदर तक, और जहाँ पानी गंदा होगा वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो ये सीमित करते हैं। पारदर्शिता एक फैक्टर हो गया, और तापमान हो गया। पानी का तापमान हवा के तापमान से कम तेजी से बदलता है, क्योंकि पानी में हवा की तुलना में बहुत अधिक विशिष्ट गर्मी होती है। यानी कि विशिष्ट गर्मी यानी अंदर वाली गर्मी होती है। चूँकि पानी का तापमान परिवर्तन की अधीन है, इसलिए जलीय जीवों तापमान सहने की संकुचित सीमा होती है। उन पर ज़्यादा बड़ी मतलब ब्रॉड नहीं होता कि ज़्यादा गर्म पानी में भी रह सकते हैं, कम पानी में ही रहेंगे, ठंडे पानी में। झील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सी होती है? झील का पारिस्थितिकी कैसा होता है? कोई भी खड़े पानी का शरीर यानी खारे पानी का शरीर आमतौर पर क्षेत्र और गहराई में काफ़ी बड़ा
इसके जल विज्ञान, पारिस्थितिकी और अन्य विशेषताओं के बावजूद झील के रूप में जाना जाता है। शॉर्ट में लिख दिया इसमें। झीलों का चरण क्या है? झीलों का पोषक संवर्धन शैवाल इसके द्वारा होता है। जलीय पौधों और विभिन्न जीवों के विकास को बढ़ावा देता है। इस प्रक्रिया को प्राकृतिक सुपोषण के रूप में जाना जाता है। त्वरित गति से झीलों के समान पोषक संवर्धन मानव गतिविधियों के कारण होता है और परिणाम स्वरूप उम्र बढ़ने की घटना को सांस्कृतिक सुपोषण के रूप में जाना जाता है। भारत में पारिस्थितिकी झीलों हिमालयी क्षेत्र में अधिकांशतः इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। गुजरात के गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील होती है। अब कोई पूछ ले सुदर्शन झील कहाँ है, तो गुजरात के गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील है, यानी कि सुदर्शन झील गुजरात में पाई जाती है। भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। अब भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो क्या कहोगे? गिरनार झील, यानी सुदर्शन झील गिरनार क्षेत्र में पाई जाती है। ये फैक्ट हो गया इसका। झीलों को उसके जल रसायन विज्ञान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, लवणता के स्तरों के आधार पर, और उन्हें मीठे पानी, ब्रैंकिस और खारा झीलों के रूप में जाना जाता है। उनकी पोषक सामग्री के आधार पर उन्हें मित पोषणी झील भी कह सकते हैं और सुपोषणी झील भी कह सकते हैं। एक झील से पोषक तत्वों को निकालना। झील से पोषक तत्व कैसे निकल सकते हैं, ये देखो। एक झील से पोषक तत्वों को निकालना यानी कि पोषक तत्वों की कमी वाले पानी के साथ संप्रवहन, यानी पोषक तत्वों की कमी वाले पानी के साथ प्रवहन कर दो तब पोषक तत्व निकल जाएगा। गहरे पानी का पृथक्करण कर दोगे तब। साइट पर प्री उन्मूलन, पानी के प्रवाह वापसी प्रवाह के साथ प्लवनशीलता या उप अवशोषक के साथ तैरता हुआ नीचे। फिल्टर और पी अवशोषक द्वारा साइट पर शैवाल हटाने, ऑन साइट शैवाल को हटाना और विभाजक को मोटा होना। कृत्रिम मिश्रण, मछलियों और सूक्ष्म प्लवकों को मारना, कीचड़ निकालना, ये सब एक झील से पोषक तत्व निकल सकते हैं इन सब मेथड से। ठीक है। सुपोषण क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक सिंड्रोम होता है। ये कृत्रिम या प्राकृतिक पदार्थों जैसे नाइट्रेट और फास्फेट, उर्वरक, मलजल आदि के माध्यम से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को उर्वरित किया जाता है, यानी कि उसको दोबारा से पोषण दिया जाता है। नाइट्रेट, फास्फेट, उर्वरक और मलजल आदि के माध्यम से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को। ठीक है। हरी शैवाल की वृद्धि, जिसे हम झील की सतह की परत पे देखते हैं, सुपोषण की भौतिक पहचान है ये। ठीक है। जैसे कि हम बिना केमिकली परीक्षण ही हम कह दें कि ये सुपोषण है नहीं है, इसमें पोषण इस झील को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये इस टाइप का शैवाल अगर की वृद्धि हो रही होगी हरी शैवाल की, तो समझ लेना कि उसमें जलीय सुपोषण है, यानी कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण काफी हो रहा है। ये भौतिक उसका वो है, पहचान है। कुछ शैवाल और नीले हरे बैक्टीरिया अतिरिक्त आयनों पर पनपते हैं और एक जनसंख्या विस्फोट से लगभग पूरी तरह की परत को ढक देते हैं, जो शैवाल फलना यानी कि एल्गल ब्लूम के रूप से जाना जाता है। आपने देखा होगा कुछ तालाब या कुछ झीलें होंगी जो पूरी हरी हरी हो जाती हैं, ऊपर शैवाल जम जाता है, आप लोग कहते हैं काई है, तो ये मतलब इनकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। नाइट्रोजन परीक्षण फसल पौधों के लिए आवश्यक उर्वरक की इष्टतम मात्रा को खोजने की एक तकनीक है। यह आसपास के क्षेत्र में फैले नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर देगा। हानिकारक बढ़ने वाले शैवाल या पादप प्लवक सूक्ष्म जीव हैं जो प्राकृतिक रूप से तटीय जल में पाए जाते हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल वे उन जानवरों में से कई के लिए ऑक्सीजन और भोजन के प्रमुख उत्पादक हैं जो इस जल में रहते हैं। खिलते शैवाल क्या हैं? खिलते शैवाल का
कोई भी रंग हो सकता है, लेकिन सब में आम लाल भूरे रंग के होते हैं। ये सब खिलते शैवाल भूरे रंग के और लाल रंग के होते हैं। अधिकांश शैवालों का खिलना हानिकारक नहीं होता, लेकिन कुछ विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जैसे मछली, पक्षियाँ, स्तनधारी आदि प्रभावित होते हैं, यानी कि चाहे उनमें उनकी सेहत पर प्रॉब्लम होता हो। शैवालों का उपयोग क्या होता है? शैवाल या पादप पिलवक की अधिकांश प्रजातियां खाक जाल के आधार पर ऊर्जा उत्पादकों के रूप में काम करती हैं, जिनके बिना इस ग्रह पर उच्च जीवन मौजूद होता नहीं होता है। लाल ज्वार एक मिथ्या क्यों है? लाल ज्वार एक मिथ्या क्यों है उसके बारे में जानेंगे। ऐसी घटना के लिए लाल ज्वार एक सामान्य नाम है, जहां कुछ पादप पिलवक की प्रजातियों में रंजक और खिलते ऐसे हैं, मनुष्यों को पानी देखने पर रंगीन लगता है। कुछ यानी कि फूल जीव के प्रकार, पानी के प्रकार, जीवों की एकाग्रता के आधार पर हरे भूरे और यहाँ तक कि लाल नारंगी दिखाई देते हैं। ठीक है, लाल ज्वार एक मिथ्या है, वो इस टाइप के दिखाई देते हैं। लाल ज्वार शब्द इस प्रकार एक मिथ्या नाम है क्योंकि फूल हमेशा लाल नहीं होता, ये सब एक दिखावा है। ये ज्वार से जुड़े नहीं होते, लाल ज्वार इसलिए कहते हैं, इसलिए मिथ्या है, ये नहीं होते। वे आमतौर पर हानिकारक नहीं होते। कुछ प्रजातियां कोशिका एकाग्रता में हानिकारक हथगन हो सकती हैं, जो पानी को रंगीन नहीं करती। इनके खिलने के कारण क्या हैं? इनके खिलने के दो सामान्य कारण हैं, पोषक तत्व संवर्धन और गर्म पानी। गर्म पानी में खिलते हैं और पोषक तत्वों का संवर्धन होता है तब। आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है? आर्द्र भूमि यानी कि दलदल कीचड़ पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, पानी के साथ अस्थायी तौर पर स्थिर या बहने वाले या ताजा खारे पानी, नमक जैसे हैं, जिसमें समुद्री पानी के क्षेत्र शामिल हैं, जिनके कम ज्वार की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होता। ये आर्द्र पारिस्थितिकी तंत्र। अब आर्द्र भूमि का वर्गीकरण करेंगे। तो आर्द्र भूमि का वर्गीकरण क्या है? आंतरिक आर्द्र भूमि और तटीय आर्द्र भूमि। आंतरिक आर्द्र भूमि में प्राकृतिक में हो गई झील, तालाब, आस्क, धनुष झील हो गए, जलभराव, दलदल इस टाइप में हो गई, ये प्राकृतिक हो गई। अब मानव निर्मित क्या हो गए? जलाशय हो गए, टैंक हो गए, जलाशय टैंक हो गए, और भूमिगत तालाब हो गए, भूमि वाले जो मानव निर्मित, मानव अपने हिसाब से कर लेते हैं ना। आर्द्र भूमि, आंतरिक आर्द्र भूमि कहते हैं मानव निर्मित, तो प्राकृतिक। तटीय आर्द्र भूमि, प्राकृतिक क्या होते हैं? तटीय आर्द्र भूमि में प्रवाल भित्ति होती है, लहर निर्मित तल होता है, सदाबहार, नमकीन दलदल, मुहाना आदि।